हाय, मेरा नाम बान चक्रवर्ती है। मैं आर्टिस्ट ऑफ द डे हूँ आज का इन वॉकमैन क्लासिक्स रानी के साथ। और इनके बड़े सारे प्लान्स हैं यार। प्लान ए है, प्लान बी है। वेल, ये इनका नया प्रोजेक्ट है, नेटफ्लिक्स की नई ओरिजिनल फिल्म जो इनके म्यूजिक से सजी है। एंड मैंने मूवी देखी एंड ट्रस्ट मी, द मोस्ट लाइक एक चीज जो स्ट्रक रह गई थी मुझे आफ्टर द मूवी वाज द म्यूजिक। सो थैंक कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बान। थैंक यू सो मच। थैंक यू So सो this, so singer, songwriter, music composer, too many responsibilities with music you are handling. मच। But अगर मैं आपसे पूछूं one thing which you enjoy the most while like during the whole process, वो क्या है? हाँ, मैं कंपोजिंग बहुत एंजॉय करता हूँ क्योंकि वो मेरे को नेचुरली आता है और मैंने बहुत सालों से वही किया है। तो मैं फिल्मों में आने से पहले मैं एक बैंड में गाता था, गाने लिखता था। हम लोग उस टाइम पे काफी पॉपुलर भी थे। मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, मतलब अर्ली 2000। तो मेरे बैंड का नाम ऑरेंज स्ट्रीट था, तो उसमें मैं गाता भी था और गाने भी लिखता था मेरे गिटार प्लेयर के साथ। तो वो मैं बचपन से करता आया हूँ। तो मेरे लिए नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो मेरा कॉम्पोजिशन है। तो आप मुझे अगर बोलेंगे कि एक गाना चाहिए तो मैं शायद आधे घंटे में एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बना के आपको दे सकता हूँ कि मैं इस तरह का एक गाना आपको सुना सकता हूँ। तो वो मुझे ज्यादा नेचुरली आता है, तो मजा भी आता है। तो इंस्टिंक्टिवली पहले मेरे दिमाग में एंड स्पेशली सॉन्ग राइटिंग, लाइक दैट इज फोर्टी। तो मुझे लगता है कि हाँ, तो मैं वो ज्यादा एंजॉय करता हूँ। So basically आप म्यूजिक एंजॉय करते हो और जहां तक सिंगर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आया वो गुनगुनाते हुए गाना तो आ ही जाता है, बट व्हाट यू हाँ, एंजॉय द मोस्ट इज ऐसा नहीं कंपोजिंग। है कि मैं गा नहीं पाता हूँ, मैं गा लेता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को उतना अहमियत नहीं देता हूँ, मैं थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल हूँ। तो अच्छा। मैं हाँ, तो मैं उतना अहमियत अपने गायकी को नहीं देता हूँ। तो मुझे हाँ। लगता है कि हाँ, मैं गा लूंगा, बट हो सकता है कि जो मैंने जो जो सुर बनाया है उसको गाने के लिए कोई ट्रेन सिंगर ज्यादा अच्छा उसको डिलीवर कर पाए। तो इसीलिए मैं गाने को उतना अहमियत नहीं देता हूँ। कभी कभी होता है, जैसे ये इस मूवी में ही हुआ। जो गाना मैंने गाया वो मैं गाने वाला नहीं था। वो अच्छा। मैंने खुद ऐसे ही गाया था, मतलब एज अ रेफरेंस कि क्रैच। वो मेल सिंगर आएंगे, वो मेरा वो सुन के वैसे गाएंगे। तो उसी लिए गाया था। और उसके बाद पता चला कि नहीं, सब प्रोड्यूसर एक्टर सबको वो मेरी वॉइस ही पसंद आ रही थी, तो उनको उसी के साथ दे वांटेड टू कंटिन्यू। तो इसलिए वो गाया, वरना मेरा वो प्लान नहीं था वो गाने का। ऑलराइट। सो आपके पास जब ये बताइए मुझे, मतलब मे बी एज अ लेमैन मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि कैसे होता है मोस्टली? आपने गाने बनाकर तैयार रखे हुए हैं, उनमें से कोई पिक किया जाता है या प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट के हिसाब से ट्यून तैयार होती है, या पहले लिख लिया है गाना अब म्यूजिक बना रहे हैं? आपके साथ मोस्टली क्या होता है? एक्चुअली कोई एज सच कोई रूल नहीं है। नहीं। एज सच कुछ ऐसा भी नहीं। मतलब आइदर और होता है। कभी कभी होता है कि आपके पास एक कोई ट्यून पड़ा हो और आप उसको टेलर मेक करते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ। ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि एक सिचुएशन आपको ऐसी दी जाती है कि वो आपको नया कुछ लिखना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो पड़ा हुआ उठा के उसको लगा दिया। तो वो इनफैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप आपके पास जो सिचुएशन दी मतलब आता है, तो वो आप खुद भी चाहते हैं कि एक रिफ्रेशिंग आइडिया हो और एक नया कुछ आइडिया हो जो उस फिल्म को या उस सिचुएशन को सूट करे। तो एज सच कुछ रूल तो मेरे हिसाब से नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑल्सो द सिचुएशन इन योर लाइफ। नो, इट्स नॉट जस्ट कि पिक्चर का सिचुएशन क्या है, वो कि आप उस मोमेंट पे आप कैसा फील कर रहे हैं एज अ कंपोजर, वो भी बहुत मैटर करता है। तो 100%। क्योंकि अदरवाइज इट्स नॉट जस्ट टेलर मेकिंग, इट कम्स फ्रॉम एट द एंड में, वो ना वो दिल से ही निकलता है। तो वो ऐसा नहीं कि लिख के निकलेगा या पिक्चर देख के निकलेगा, वैसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से वो आपके रियल लाइफ सिचुएशन से भी निकलता है। तो नहीं गाना नहीं, सही है, वैसे। सही है। और मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, और इसलिए मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो सीखने की बात करते हैं। आपने सीखा है म्यूजिक, या कौन सी उम्र थी जब म्यूजिक में थोड़ा सा लगा कि हाँ, यहाँ सुख मिल रहा है मुझे?
हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और मेरे लाइफ के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो ये है कि मेरे मुझे म्यूजिक में आने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे को बचपन से ही उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट लूं। तो मेरे और लेकिन मुझे कभी बोला नहीं गया कि आप ये बजाइए या ये सीखिए या ये करिए। इनफैक्ट मेरे फादर मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं, जो मैं बहुत लोगों को ये सलाह सजेशंस भी देता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनको ये मत बताएं कि ये आपको सीखना है। आप उनके लिए ना, जैसे तो मेरे फादर क्या करते थे कि मेरे घर में एक तबला था, मेरे घर में एक सिंथेसाइजर था, मेरे घर में एक बांसुरी भी थी, और मेरे घर में एक हवाइन गिटार था जो मेरी मम्मी बजाती थी। ठीक है। तो लेकिन मुझे कभी बोला नहीं गया कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट पिक करो या ये गाओ, ये सुनो या इसको करो। तो अभी क्या है कि मेरे हर रोज के जीवन में, जब मैं मतलब उस उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में, जब मैं वो देख रहा हूँ कि साथ में मतलब सामने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं अपने आप ही, मुझे याद है मैंने फर्स्ट चीज जो मेरे इंस्टिंक्टिवली जो मैं जिस इंस्ट्रूमेंट को छुआ था वो था तबला। ठीक है। तो मैं वो तबला पे मेरे को बहुत इंटरेस्ट, और मैं एकदम बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं था, आई वाज नॉट अ टॉडलर, आई वाज प्रोबेबली अबाउट 6 या 7 साल का था। तो मेरे को वो पहला इंस्टिंक्ट उसका था। तो उसके बाद मैंने फिर मेरे पिताजी को लगा कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट, ये इसको इंटरेस्ट आ रहा है तो ये शायद वो सीख सकता है। तो मैंने 4 साल का ट्रेनिंग किया था ऑन तबला। उसलिए मुझे, मेरा एक मानना है कि ऑल्दो, लेकिन मैंने उसके बाद और कोई ट्रेनिंग नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली आई शुड हैव, बट आई डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी और द सर्कमस्टांस टू गो इनटू फॉर्मल ट्रेनिंग आफ्टर दैट। लेकिन वो जो 4 साल मैंने तबला सीखा, उसमें ना एक मेरा बहुत बढ़िया फाउंडेशन बन गया। उसमें फाउंडेशन बना एक रिदम सेंस का, एक कॉम्पोजिशनल सेंस का, एक लय और मात्रा का जो सेंस होता है, ये सब। और बचपन में क्या होता है कि आप एक स्पंज की तरह होते हैं, आपको जो भी दिया जाता है आप ऐसे निचोड़ लेते हैं उसको, तो एकदम सब आपके अंदर आ जाता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी एक फाउंडेशन थी, और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट वाज नॉट रियली या गुरु शिष्य का वो समय मेरे लिए बहुत कम रहा था, 4 साल के रहा था, लेकिन उसके बाद एक एटमोसफियर, एनवायरनमेंट, घर का माहौल, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उसी तरह से मैं सीखा और जाना समझा। हाँ, बैंड की बात हो रही थी ना, सो उसकी कहानी जरा बताइए, वो कब हुआ था? तो मैं दिल्ली में जब कॉलेज में था, तो मेरे को ऐसे गाने वाने का शौक था। तो मुझे उस टाइम पे ना ऐसा होता था कि जो भी उस टाइम के जो बैंड्स थे ना, वो दूसरों के गाने बजाते थे, कवर सॉन्ग्स बजाते थे। तो और उस टाइम मेरे को भी थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत कुछ सुनता था और सीखता था। इनफैक्ट मेरी नॉलेज म्यूजिक कॉम्पोजिशन में भी वेस्टर्न म्यूजिक की ज्यादा है। इनफैक्ट मुझे इंडियन में उतनी मेरी ट्रेनिंग नहीं है जितना मुझे वेस्टर्न हार्मनी या वेस्टर्न म्यूजिक है। और मैं अपने आप को स्टूडेंट फॉर लाइफ मानता हूँ, तो मैं अभी भी नहीं कह सकता हूँ कि मुझे सब आता है। मैं तो सबको बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता। तो उस टाइम पे एक ही मोटिवेशन था मेरे मेरे लिए। वो था कि मैं अगर स्टेज पे जाके कोई गाना गाऊं, वो मेरा अपना गाना हो, किसी और का ना। क्योंकि जब मैं ऑडियंस के सामने जाऊं, ऑडियंस को मेरे टैलेंट के बारे में, फॉर माय ओन क्रिएशन पता चले। ये नहीं कि मैं किसी और का गाना किस तरह से गाता हूँ या बजा सकता हूँ या गा सकता हूँ, वो मैं घर पे बैठ के भी 4 लोगों को बुला के मैं सुना सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अपनी हैसियत से एक स्टेज पे चढ़ूं या अपने बैंड के साथ चढ़ूं, तो मैं अपने गाने लिख के अपने गाने सुनाना चाहता हूँ। ये मेरा मोटिवेशन था, जो उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 98 99, उस टाइम पे वैसा माहौल नहीं था। इनफैक्ट आपको शोज भी नहीं मिलते थे अगर आप दूसरों के गाने नहीं बजाते थे।
क्योंकि ऑडियंस को उस टाइम पे वही चाहिए था। ऑडियंसेस को लगता था, क्योंकि एक उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था, एक्सेस टू म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक उतना नहीं था, जो बाहर से लोग सीडीज या एलपीज लेके आते थे, लोग वो सुनते थे। तो अगर वो बाहर जाना चाहे तो उनको लगता था कि यार कोई पिंक फ्लॉयड के गाने बजाए या डीप पर्पल के गाने बजाए या किसी और महान बैंड या सिंगर के गाने बजाए। मैं बहुत, और मेरा वो एक बहुत ही एक एटीट्यूड था, एक तरह से एक जवानी में जो होता है, जो एक एग्रेशन होता है कि मैं दूसरों के गाने क्यों गाऊं। तो मैंने वो बैंड उस तरह से शुरू किया था, और मैंने सबको ये बोला था, जो भी 4-5 लोग मेरे साथ थे, कि हमारा मोटिवेशन यही होना चाहिए और हमारा एम्बिशन ही ये होना चाहिए कि हम अपने गाने लिखेंगे और अपने गाने सुनेंगे। अब चाहे लोग सुने या ना सुने, वो उनका उनका चॉइस है। चाहे हमें शोज मिले या ना मिले, हम गाने अपने बजाएंगे। तो मेरा बैंड का स्टोरी, मतलब मैं बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत मतलब बहुत ही मोटिवेशनल था, बहुत इंस्पायरिंग था सबके लिए, और हमने बहुत कुछ अचीव किया था जो उस टाइम पे लोग बहुत कम कर रहे थे। फिर बहुत सारे ऐसे बैंड आए, हमारे साथ आए, हमारे बाद आए, जो जिन्होंने भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे, और फिर वो माहौल शुरू हो गया। तो आई थिंक वी वर एबल टू ब्रिज दैट गैप, जो पहले नहीं था, क्योंकि लोगों को ये मतलब अंदाजा ही नहीं था कि हमारे लोकल इंडियन बैंड्स भी अपने गाने बजा सकते हैं। अभी तो सब बजा रहे हैं, अभी तो सब अपने ही गाने बजाते हैं। और तो बहुत ही छोटे छोटे पॉकेट्स में कुछ बैंड्स है जो अभी भी कवर सॉन्ग बजाते हैं, बट ज्यादातर अभी ट्रेंड बन गया है कि लोग बैंड्स के गाने ही सुनने आते हैं, which is why you have such big independent artists like Prateek Kuhar or Parik and Singh and so many others. तो वो ट्रेंड पे नहीं था। well, आपकी बात सुनकर मुझे पता नहीं, मतलब मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा है टाइमिंग, लाइक द टाइम व्हेन योर बैंड अनाउंस कि हम सिर्फ ओरिजिनल गाने ही सुनाएंगे। मैं नहीं कह रही कि उस टाइम पर वैसा माहौल था, बट कहीं ना कहीं उस माहौल की शुरुआत हो गई थी। ये वही टाइम था जब इंडियन म्यूजिक भी अंगड़ाई ले रहा था हमारे इंडियन म्यूजिक सिनेरियो में, यू नो। सो वो और अपना बचपन डिस्क्राइब करते हुए आपने बताया था कि आपके आसपास म्यूजिक का माहौल था। एंड उस माहौल की अगर बात करें बान, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कुछ भी बनना चाहे, आपको ना आपका माहौल ही आगे लेकर जाता है। Absolutely. यू नो, द एम्बियंस, पीपल, थॉट प्रोसेस, वो एक पर्सनालिटी को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सो अगर उसी माहौल की मैं बात करूं, तो और जितना मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ, जितना बातों में मैं समझी हूँ, आप एक अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। क्या वो माहौल इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको मिल रहा है कि वो इसकी इजाजत आपको दे? जरूर। अरे मतलब मैं तो आपको पता नहीं, आई थिंक इट्स द टर्म इज कॉल्ड, इंग्लिश में एक कहावत है, इट्स कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिल कैसे गए। यू नो, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, कि मुझे लगता है मैं तो मतलब इतना थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ओ मुझे ये नहीं मिला या मुझे ये मिलना चाहिए था। मैं ये सोचता हूँ यार इतना सारा कुछ कैसे मिल गया, जितना भी है, चाहे वो कम हो ज्यादा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी है बहुत बहुत है, बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है वो माहौल, मुझे फिल्म इंडस्ट्री हो, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो, या इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री हो, सब जगह से मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिली है। वरना आप खुद ही सोचिए ना, मैंने 3 फीचर फिल्म करी है। मैं बहुत दिन से एडवर्टाइजिंग फिल्म्स में काम करता हूँ। हाँ, मैंने कुछ बड़ी कैंपेन्स करी है, टाटा टी जागो ने एक करके एक मेरा कैंपेन बहुत बड़ा हुआ था और बहुत बहुत सालों तक चला था। लेकिन अदर देन दैट, लेकिन ये जो मैं कर पाया हूँ 3 फीचर फिल्म, या ये जो जो जितने भी फिल्मों के गाने या बैकग्राउंड स्कोर जो भी मैं कर पाया हूँ, उसमें लोगों ने मौका दिया तभी मैं कर पाया हूँ। अब विशाल ददलानी जैसे सिंगर्स या सुनिधि चौहान जैसे सिंगर्स या अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स, the fact that they even were ready to Mohit Chauhan, I remember recording with him for my previous film NH10.
एंड मोहित केम एंड टोल्ड मी, यार ये ना बहुत ही अलग है, और इसका टर्न अराउंड भी, मतलब मेलोडिक टर्न अराउंड भी इतना अलग है, मैंने ये पहले से कभी किया नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है करते। अरिजीत सिंह ने भी सेम चीज मुझे बोला था, मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा एक गाना कभी गाया नहीं है, ठीक है। अभी आप बताओ, अगर वो अग्री नहीं करता या ये लोग नहीं अग्री करते, मुझे शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। सो 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 बान टेल मी कि ये जो जो आप कह रहे हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, इज इट बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, द वे यू वर्क, और इज इट बिकॉज द वे यू सी म्यूजिक, और इज इट कि इस इंडस्ट्री में क्या इन जनरल इस दुनिया में ना हम लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ रहे हैं, और वो कहीं एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द केस? तो मैं इसका एक मेरा द ओनली आंसर आई कैन गिव इज अ वेरी स्पिरिचुअल आंसर। आप इस दुनिया में वही पाते हैं जो आप दुनिया को देते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या है, हम लोग एनर्जी है, तो Yes. आप जो एनर्जी एमिट करेंगे ना, वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो आपके पास पॉजिटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव एनर्जी देंगे तो आपके पास नेगेटिव। तो मैंने खुल के पॉजिटिव एनर्जी दिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपना एक पहचान बनाना चाहता हूँ, मैं इस तरह के गाने ही लिखना चाहता हूँ, और मैं ये वाला मेरे को आता नहीं है और मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। मुझे जो आता है वो मैं अच्छी तरह से करना चाहता हूँ और वो ही पेश करना चाहता हूँ। क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? लोगों ने बोला हाँ। और चलो थोड़ा पागलपन कर रहे हैं। चाहे चाहे वो म्यूजिक हो या कोई एस्पेक्ट हो, कोई और एस्पेक्ट हो, Nice. तो Nice. मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज वैसे बने। So Vicky Donor, then NH10 and now Plan A Plan B, Netflix की ये फिल्म तीनों मैंने देखी है। और अब मैं ऑनेस्टली अगर बैठकर रिविजिट कर रही हूँ उस फिल्म का म्यूजिक, तो जो फर्स्ट फीलिंग मुझे आ रही है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि म्यूजिक किस उस फिल्म की कहानी के साथ, उस किरदार के साथ, वो म्यूजिक ना जैसे लिपट गया था। वो दो अलग चीजें नहीं लग रही थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जैसे विकी डोनर का जो सबसे हिट हुआ था गाना, वो फिर भी ऐसा लगता है कि वो एक परफॉर्मेंस चल रही है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग इट, माय रिएक्शंस। इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग दो, इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग। बट जब मैं उसी फिल्म में आपका गाना याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना उसकी आत्मा है, वो उसके साथ चल रहा है। लाइक नॉट शैडो इज द राइट वर्ड। कहानी और किरदार के साए की तरह चल रहा है। सेम विद NH10, वो साया था, वो म्यूजिक उसका साया था जो उसके साथ चलता। सेम विद प्लान ए प्लान बी आल्सो। तो ये आप करते हैं या ये हो जाता है? दोनों। और इज इट द वे, सॉरी टू कट यू, और इज इट द वे या ये वो तरीका है जहां आप अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसका जवाब मैं दो तरीके से दे सकता हूँ। एक तो ये है कि देखिए, मेरे लिए म्यूजिक इंस्टिंक्टिव है, ओके। मुझे कुछ थ्योरी, म्यूजिक ट्रेनिंग वगैरह मुझे करके मुझे पता है, मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब मैं कोई गाना लिख रहा हूँ या कोई गाने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टाइम कुछ थ्योरी या कुछ लर्निंग मेरे दिमाग में चल रहा होता है। और मैं इसीलिए अपने आप को ना फिल्म म्यूजिशियन मानता हूँ। मैं अपने आप को otherwise I don't consider myself any other kind of musician. I call myself a film music composer, okay? क्योंकि मुझे सिनेमा, मैं बचपन से एक सिनेमा एंथुजियास्ट कह लीजिए या सिनेमा स्टूडेंट कह लीजिए, मैं दोनों रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली म्यूजिक शुरू करने से पहले मैं एडी था, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं बहुत लोगों को असिस्ट कर चुका हूँ, बहुत डायरेक्टर्स को असिस्ट कर चुका हूँ, और इसलिए असिस्ट कर चुका हूँ, ये नहीं कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना था, मैं इसलिए असिस्ट कर चुका हूँ क्योंकि मुझे वो मौका चाहिए था जहां पे मैं घुस के अपना म्यूजिक उस फिल्म में डाल सकूं। और ऐसे मैं एड फिल्म्स के साथ शुरू किया था।
ठीक है। तो मेरे जो गाने बनाने का तरीका है, तो अगर आप नोटिस करें, ये तीनों डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने फिल्मों में काम किया है, ये तीनों एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हैं। शुजित सरकार भी एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड, नवदीप सिंह एंड शशांक घोष, करेक्ट, दे आर ऑल फ्रॉम दैट एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड। And we, if you notice, we've all had a very similar journey because, or background, if I may say so. अभी क्या है कि जब when a Shujita, I call him Shujita, again, he has known me since I was a kid. He has seen me rock it out in a band and all of that. तो शुजिता जब मेरे पास मेरे को चूज करते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ और क्या नहीं। उनको पता है कि मैं एक यूनिक चीज कर पाऊंगा या नहीं कर, और नहीं तो मैं दूसरा कुछ और नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली द केस वाज विद नवदीप सिंह एंड शशांक घोष। नाउ विद नवदीप्स फिल्म it was very clear he was trying to do something very different from, again, if you see his range of films, they are not the same, the usual Bollywood films that he makes. He also has a very unique stamp. So does Sujit Sarkar and so does Shashank Ghosh. Shashank Ghosh started with his journey with Waisa Bhi Hota Hai, which was such an offbeat film. Vishal's first song became so popular. Tuta Tuta Ek Parinda was from that film. Similarly, Shujita's film Vicky Dona was such an offbeat film. So for us, our motive was always कि हमको अपनी एक पहचान बनानी है, एक तो वो है। लेकिन गाना मेरे कॉन्टेक्स्ट में जब मैं गाना बना रहा हूँ, तब मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ। तब मैं देख रहा हूँ स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, फिल्म क्या है, फिर मेरा इंस्टिंक्ट क्या बोलता है कि किस तरह का गाना बनेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, जब मैं शुरू कर रहा होता हूँ, मुझे आई स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं कभी ये मान के मैं गाना वैसे लिख ही नहीं सकता। मैंने आज तक कोई भी फिल्म का गाना ऐसे लिखा ही नहीं है जहां मुझे पता है कि मुझे पता है ये गाना ऐसे बनेगा। Thank you so much, man. Thank you, Radhi. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. 92.7